हेलो दोस्तों। जो व्यापारी लोग हैं यानी जो बिजनेसमैन हैं, वो अगर बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए तो बैंक उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर आप 10 लाख रुपए तक कैश क्रेडिट लोन बैंक से उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए, जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट देने जाएंगे उसमें आपको कम से कम 7 पेजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे। और ये 7 पेजेस यानी 7 पन्ने में क्या क्या होंगे, देखिए। सबसे पहले है प्रोजेक्ट समरी। प्रोजेक्ट समरी क्या है मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। दूसरा और तीसरा चीज़ है एस्टिमेटेड बैलेंस शीट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथा और पांचवा चीज़ है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर 1। और लास्टली पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईयर 2, ये सारा चीज़ को बना के बैंक के पास देने होंगे। साथ साथ और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, जैसे कि आपको लास्ट 2 या 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी जमा करना पड़ता है, करंट अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर आपके पास ट्रेड लाइसेंस या प्रोफेशनल टैक्स है तो उसका भी सर्टिफिकेट रिन्यू करके आपको बैंक के पास देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा अदर्स फॉर्मेलिटीज़ है जिसके बारे में आज हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग अभी सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट समरी में क्या रहता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का समरी देख पा रहे हैं। क्या है मैं आपको अभी डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, आप बैंक से 1 लाख रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो, जब भी बैंक के पास आप बिजनेस लोन के लिए कोई भी प्रपोजल देंगे तो आपको आपका बिजनेस का एक सिनेरियो उनके सामने प्रेजेंट करने होंगे। और ये सिनेरियो आप ये सिनॉप्सिस के हिसाब से आप प्रेजेंट करेंगे। तो इस सिनॉप्सिस में क्या रहेगा, देखिए। सबसे पहले नेम ऑफ द एंटरप्राइज और नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद आपका पापा का नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर और रेसिडेंशियल एड्रेस ये आपको देने होंगे। अब आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहीं पे अगर आपके यूनिट है तो नेम ऑफ द यूनिट और नेचर ऑफ द बिजनेस के बाजू में जो एड्रेस है यहाँ पे आपको सेम एज अबव करने होंगे। और अगर आप दूसरे किसी जगह पे बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो आपका यूनिट का एड्रेस है वो देने होंगे। अब यहाँ पे आप अपना बिजनेस का नाम और नेचर तो यहाँ पे मेंशन कर ही रहे हो। फिर आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो वो देने होंगे, और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने लिए हैं तो आपको ये देने होंगे। देखिए, ये जो पहला पन्ना होता है ये एकदम सिनॉप्सिस होते हैं और इस पे सारा की एलिमेंट्स का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है, ताकि जो सामने वाला बंदा है उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि आप जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका ब्रीफ बायोडाटा क्या है, ये समझ में आ जाता है। चलिए, अभी हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जाते हैं। अभी हम एस्टिमेटेड और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, पर इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आज का डेट है 06/09/2021, यानी आज है 6 सितंबर 2021। ठीक है। अब देखिए, आज का जो दिन है उस दिन से पीछे अगर हम लोग चले तो हम लोग जो डेट को एनकाउंटर करेंगे वो है 31 मार्च 2021। तो ये 31 मार्च 2021 जो है ये हम लोगों का लास्ट ईयर है। हम लोग उसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका इनकम टैक्स फाइल बना के रेडी करना है। तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स फाइल बनाएंगे। कौन सा साल का, अप टू 31 मार्च 2021। प्लस अगर हमको ऑडिट भी कराने होंगे तो ये जो इनकम टैक्स फाइल है इसका ऑडिट भी हमको कराने होंगे। अब आते हैं एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड कौन से होंगे, एस्टिमेटेड होंगे अगले साल यानी 31 मार्च 2022। तो ये हो गया हम लोगों का एस्टिमेटेड। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्रोजेक्टेड ईयर 1। तो इसमें हम लोग लिखते हैं प्रोजेक्टेड, ये हो गया 1। तो ये प्रोजेक्टेड ईयर 1 कौन सा डेट तक बनेगा, 31 मार्च 2023।
सेम तरीके से अगर हम बात करें प्रोजेक्टेड ईयर 2 की, प्रोजेक्टेड ईयर 2 तो हम लोगों का हो जाएंगे 31 मार्च 2024। दोस्तों आई होप कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप इस चीज़ को कभी भी क्लियर नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा आपको एस्टिमेट करना है, कौन से ईयर का प्रोजेक्टेड 1 और कौन से ईयर का प्रोजेक्टेड 2 बनाना है। आई होप कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया इससे आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग देना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फिर यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम और यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाए, तो मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि एस्टिमेटेड बैलेंस शीट पे आपको बैंक फाइनेंस के अंडर सीसी लोन दिखाना है और वो भी 10 लाख रुपए, क्योंकि आने वाले साल में अगर आपको बैंक से 10 लाख रुपए का सीसी लोन आ जाता है तो ये तो आपका लाइबिलिटी साइड में शो होगा। तो इसी हिसाब से आपको आपका एस्टिमेटेड बैलेंस शीट को ड्राफ्टिंग करने होंगे। जैसे आप यहाँ पे अपना लोन दिखाएंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डेंस आपको इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी दिखाने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने यहाँ पे 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 95,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को लिया है। अब देखिए इसी संदर्भ में और एक चीज़ आपको देखना है, वो है कि आपका अगर सीसी लोन का जो एक्सपेक्टेड लिमिट है वो 10 लाख रुपए है, तो कम से कम आपको सेल्स जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा ही दिखाने होंगे, तब आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपका 20 लाख का सीसी लोन होता है तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाने होंगे। तो जैसे आप यहाँ से सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं, फिर आप यहाँ से डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, परचेज, फ्रेट यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट से आपको माइनस करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहे हैं हम लोगों का बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट पे जो ओपनिंग फंड है उसके साथ नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और उससे ड्राइंग्स जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओनर्स इक्विटी, और उसके नीचे है बैंक लोन। फिर आपको यहाँ पे सिंडिकेटर्स और अदर लायबिलिटी अगर कुछ है तो वो शो करने होंगे। एसेट साइड की बात करें तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आते हैं सबसे पहले, फिर यहाँ पे एसेट्स आते हैं, उससे डिप्रिसिएशन माइनस होते हैं। फिर अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे शो करने होंगे। अगर आपने कहीं जगह पे सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आपको लेना है क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये आपका करंट एसेट है, ये आपको यहाँ पे शो करना है। और इसी तरीके से आपको एक टैलीड बैलेंस शीट बनाना है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि आप ये टैलीड बैलेंस शीट नहीं बना पा रहे हो, या फिर अगर आपको हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप हमारा पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। देखिए अब मेरा यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन चुका है। अभी मैं इस पर एक टेस्टिंग करूँगा, वो टेस्टिंग है कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसके लिए मैं स्टॉक एंड डेटर्स को ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा स्टॉक एंड डेटर्स जो बैलेंस शीट का फिगर वहीं पे मैं ले रहा हूँ, और उससे मैं माइनस कर रहा हूँ सिंडिकेटर्स। तो मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया यहाँ पे 15 लाख। अब देखिए मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया 15 लाख, पर यहाँ से एक मार्जिन माइनस करने होंगे। क्यों माइनस करने होते हैं? क्योंकि बैंक अपने सेफर साइड के लिए ये मार्जिन माइनस कर देते हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाए उस पर कुछ ज़्यादा ही आप दिखाएं, तो बैंक अपने सहूलियत के हिसाब से 25 या 30% मार्जिन जो है वो माइनस कर देते हैं। तो मार्जिन माइनस करने के बाद हम लोगों के यहाँ पे आ रहा है 11,44,000, पर हम लोगों का जो सीसी लिमिट की एक्सपेक्टेशन है वो है 10 लाख रुपए, जो कि फीजिबल है। अब देखिए अगर आपको 15 लाख रुपए चाहिए बैंक से, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ पे सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल बैंक फाइनेंस जो है, जो 15 या 25% मार्जिन माइनस करने के बाद आ रहा है, वह 11,44,000 रुपये। तो ये तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो 10 लाख के लिए फिजिबल है, पर 15 लाख के लिए फिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ऐसे आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाने होंगे, और ये बैलेंस शीट बनने के बाद आपको प्रोजेक्टेड 1 और प्रोजेक्टेड 2 यानी 2 साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसी तरीके से आपको अगला 2 साल का पीएल बैलेंस शीट बनाना है। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको बेहद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।